नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम लोग जो है एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे। अब कल जितना कराया उसके आगे आज कराते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है शियर मॉडुलस के बारे में पूछा है। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका किसका रेशियो होती है, ठीक है। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है मेनली अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये जो आपका रेशियो होती है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का होती है, ठीक है। जो है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन अगर शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसकी अगर बात करें तो ये आपका शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाउ है आपका, ठीक है। शियर स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है? पहला ऑप्शन देखिए आप, तो इसमें लिखा है शियर स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होता है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द सबमर्ज्ड बेड ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम, सबमर्ज्ड बेड ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपका वेट है, सबमर्ज्ड वेट है, ठीक है, और सॉइल का वॉल्यूम है, इसका रेशियो आपका पूछा है। तो ये आपका सबमर्ज्ड होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट कहलाता है, ठीक है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को क्या कहते हैं? बायोंट यूनिट वेट। बायोंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज पानी में डुबोई जाती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, बायोंसी फोर्स, फोर्स ऑफ बायोंसी जिसको कहते हैं। तो वही चीज है ये आपका जो सबमर्ज्ड होता है। सबमर्ज्ड का मतलब हुआ कि पानी में डुबोई हुई वस्तु का यूनिट वेट कितना होगा, तो आप देखेंगे कि उसका यूनिट वेट कम हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ये आपका जो होता है गामा सब, जो सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है, उसमें से अगर आप गामा डब्ल्यू को घटा दें, मतलब वाटर के यूनिट वेट को घटा दें अगर, तो यह हो जाएगा आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन आप देखिए, बायोंट यूनिट वेट। ड्राई, इसमें कुछ ऑप्शन और दिए हैं, देख लीजिए क्या होता है। पहला दिया सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सेट, तो आपने क्या पढ़ा है अभी, डब्ल्यू सेट अपॉन वी, टोटल वॉल्यूम सैचुरेटेड स्टेट में सॉइल का वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ड्राई डेंसिटी पूछा है, तो आपका क्या ड्राई स्टेट में आपका जो क्या सॉइल के कणों का वॉल्यूम, डब्ल्यू एस अपॉन वी, मतलब टोटल वॉल्यूम और सॉइल के कणों का वेट। यहाँ पे होगा सैचुरेटेड अवस्था में सॉइल का वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ड्राई डेंसिटी में क्या होगा कि केवल सॉइल के कणों का वेट बटे टोटल वॉल्यूम। और वेट यूनिट वेट वही चीज होता है नॉर्मल, जिसको आप कहते हैं बल्क डेंसिटी, गामा बी या गामा टी आप कहते हैं इसको। क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन बी। नेचुरल स्टेट में आप चले जाइए, सॉइल को उठाइए, उसका वेट कर लीजिए, उसका टोटल वॉल्यूम करके भाग दे दीजिए, तो आपका क्या होता है? बल्क यूनिट वेट कहलाता है, ठीक है। वो जिस स्टेट में होगा, ड्राई स्टेट में होगा तो ड्राई हो जाएगा, सैचुरेटेड में होगा तो सैचुरेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, द लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन हाईवे फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस इन जियोमेट्रिकल डिजाइन। मतलब आपका लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जब आप देखे होंगे एसएसडी आप ज्ञात करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला होता है? वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। तो यहाँ पे जो आपका एफ यूज होता है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है आपकी 0.35 से 0.4 के बीच में ली जाती है। लेकिन जब आप देखें सुपर एलिवेशन ज्ञात करते हैं, E प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर अपॉन जी आर, तो यहाँ पे जो होता है ये आपका लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू यूज होती है वो 0.15 यूज होती है, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, 0.35 से 0.4 होगा आपका। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट पूछा था। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे, द डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन्स इज डन बाय, जो आपकी स्क्रीन होती हैं, स्क्रीन मतलब सिल्ट वगैरह आप कह सकते हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट में मतलब निकलती हैं, तो ठीक है। तो इसमें देखिए आप फ्लोकुलेशन, ये वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है, इसमें क्या किया जाता है कि कोई फ्लोकुलेटेंट एजेंट मिला के पानी में जितने भी अशुद्धियां उनको एक फ्लॉक बन जाता है, वो तली में बैठ जाती हैं, तो उसे फ्लोकुलेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि सैंड के लेयर से पानी को पास कराया जाता है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, आपका डुअल सैंड फिल्टर होता है, प्रेशर फिल्टर होता है, इन सब चीजें आप कहते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि पानी को जो है, पानी की वेलोसिटी कम करके उसकी दूरी जो है टैंक की बढ़ा दी जाती है, उससे क्या होगा कि पानी के कण जो है सेडिमेंटेट हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं।
तो उससे आपका पानी का जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये तीनों यूनिट आपकी ट्रीटमेंट की है, लेकिन आपके डिस्पोजल का पूछा तो जो इंसिनरेशन होता है ये आपका डिस्पोजल यूनिट है। तो आपका क्या सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इनमें से जो कौन सा आईएस कोड है वो द डायमेंशंस फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक आर गिवन इन। इसमें जो है स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक, जो क्ले ब्रिक होती हैं आपकी उनके स्पेशल शेप के आधार पर कौन सा ऐसा जो है आईएस कोड है जो उनको क्लासिफाई करता है। तो आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन है आपका आईएस 6165-1971, आईएस 6165-1971 यही आपका डिफाइन करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको जो है कुछ टेबल प्रोवाइड करेंगे, उसमें बहुत सारे आईएस कोड होंगे, किस चीज के लिए कौन सा आईएस कोड है आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि पहला जो आपका दिया हॉलो कंक्रीट ब्लॉक वॉल, तो इसका क्या होगा, मीटर क्यूब में होता है, ठीक। अगर आरसीसी स्ट्रक्चर भी आपका मीटर क्यूब में होता है, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन ये भी आपका मीटर क्यूब में होता है, लेकिन जो आपका पॉइंटिंग वर्क होता है ये आपका स्क्वायर मीटर में होता है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आप देखिए, पॉइंटिंग वर्क आपका सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं, द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम, जो लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaO। ये क्वेश्चन भैया पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। CaCO3 सब ज्यादातर लगाते हैं, लेकिन वो आपका गलत है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं विंड लोड एनालिसिस कैन बी डन बाय यूजिंग, इसमें कौन सा आईएस कोड है जो विंड लोड की बात करता है। ये आपका स्टील का क्वेश्चन है। आईएस 875 जो है आपका, ये आपके लोड्स के बारे में बताता है। पार्ट 1 जो होता है आपका डेड लोड की बात करता है, डेड लोड की। अगर आईएस 875 पार्ट 2 की बात करें तो ये आपका लाइव लोड और स्नो लोड की बात करता है। आईएस 875 थर्ड की बात करें तो आपका क्या, विंड लोड। तो यही आपका पूछा है ना, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आई जो है पहला ऑप्शन आईएस 875 पार्ट थर्ड, तो आपका विंड लोड जो है आपका आईएस 875 पार्ट थर्ड हो जाएगा, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रीमेल्टिंग विद कोक एंड लाइमस्टोन। कोक और लाइमस्टोन मिला के कौन से आयरन को जो है मेल्ट किया जाए, तो आपका मेल्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन बनेगा। तो आपका पिग आयरन जो होता है कच्चा लोहा, पिग आयरन को क्या करिए आप, कोक और जो है लाइमस्टोन के साथ इसको आप गर्म करिए तो आपका कौन सा बन के आता है, कास्ट आयरन बन के आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम फ्यूरो ग्रेड टू एज्योर सरफेस ड्रेनेज, जो आपका जो सरफेस ड्रेनेज के लिए जो आपकी फ्यूरोज बनाई जाती हैं नालियां, उसका जो ग्रेड होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, 0.05%, ठीक। उसका ग्रेडियंट जो होना चाहिए 0.05%। तो कौन सा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले, 1 क्यूमेक डे। हमने इरिगेशन के जो है आपके सेकंड चैप्टर में पढ़ाया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में। 1 क्यूमेक डे क्या होता है, 1 क्यूमेक डे मतलब 1 क्यूमेक डिस्चार्ज, 1 क्यूमेक डिस्चार्ज यानी शरण एक दिन में जितना पानी प्रोवाइड करता है वही आपका 1 क्यूमेक डे कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, आपने पढ़ा होगा 8.64 हेक्टेयर, क्या 8.64 हेक्टेयर मीटर्स, ठीक है। ये आपका होता है 1 क्यूमेक डे के बराबर। मतलब आपने पढ़ा होगा क्या, D बराबर 8.64 B अपॉन डेल्टा, ये आपने पढ़ा, हेक्टेयर प्रति क्यूमेक आपने ये पढ़ा है ना। तो वहां से आपका देखिए जो इसमें 8.64 हेक्टेयर मीटर्स होता है आपका 8 क्या कहलाता है, 1 क्यूमेक डे कहलाता है, ठीक है। और जो आपका होता है ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में आपका संबंध बताता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following is true, जो आपका इवेपोरेशन, रन ऑफ और प्रेसिपिटेशन में संबंध पूछा। आपने बताया था हमने कि
जो आपका रेनफॉल होता है वो आपका क्या होता है, रेनफॉल बराबर रन ऑफ प्लस लॉसेस, जो लेकिन उसमें जो लॉसेस होती है, जो मेजर लॉस होती है आपका क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, ठीक है, जो आपका वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन मेनली उसी के कारण लॉस होता है। तो जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है वो इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ के बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ क्रस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ चैनल देन इट इज कॉल्ड। अगर आपकी जो क्रस्ट लेंथ है, जो आपकी क्रस्ट लेंथ है वो चैनल के विड्थ के बराबर है, क्रस्ट लेंथ है आपकी, ये आपका कोई वियर है, ठीक है, इसका जो क्रस्ट लेंथ इतना है, ठीक है, और जो इसमें पानी फ्लो हो रहा है वो भी इतने ही जो है चौड़ाई से फ्लो हो रहा है, तो आपका क्या है, सप्रेस्ड वियर कहते हैं इसको, हाँ, सब SUPPRESSED, सप्रेस्ड वियर कहते हैं इसको। लेकिन अगर बात करें, ये आपका क्या वियर की क्रस्ट लेंथ हो गई, लेकिन यहां से 0.1 H के बराबर, इधर से 0.1 H के बराबर जो है पानी सिकुड़ जाए और इतने ही एरिया से आपका पानी फ्लो हो, तो इसे कहते हैं नॉन सप्रेस्ड वियर, ठीक है। इसको हम आपको अच्छे से बताएंगे कब, जब हाइड्रोलिक्स पढ़ाएंगे तब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग पूछा है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट्स प्रोवाइड बिकॉज ऑफ ट्रेकिंग। देखिए एक्स्ट्रा जो वाइडनिंग होती है वो आपकी दो प्रकार की एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग अगर टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करें, अगर टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करें जो, तो क्या होता है आपका, एक होता है मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग, एक होता है प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, तो जो मैकेनिकल वाइडनिंग होता है वो आपका ऑफ ट्रेकिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वाइडनिंग का फार्मूला होता है वो NL²/2R, ठीक है। N होता है आपका नंबर ऑफ लेन्स, L होता है जो दो एक्सल के बीच दूरी जो होती है गाड़ियों की, R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो आपका साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है B/2.64√R, जहां B आपका मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके निकाला जाता है आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जब सिंगल लेन रोड होगी तो उसमें साइकोलॉजिकल वाइडनिंग नहीं लिया जाता है, और अगर कर्व की रेडियस 300 मीटर से ज्यादा है तो क्या किया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक। तो इतना चीजें इससे रिलेटेड याद रखिएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, ऑफ ट्रैकिंग के लिए क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक। पहला कैंटिलीवर in the L span to concentrated load W at the distance A from the fixed end, the deflection under the point load। चलते हैं इसको बताते हैं अच्छे से आपको। एक कैंटिलीवर बीम है आपकी, उसके सिरे से, जहां फिक्स्ड सिरे से आपका A डिस्टेंस पे, ये आपकी कैंटिलीवर बीम हो गई, यहां से A डिस्टेंस पे एक कंसंट्रेटेड लोड आपका W लगा है, इसकी पूरी लेंथ मान लीजिए L है, तो क्या हो जाएगा, ये L - A, ठीक है। जब इस बीम का डिफ्लेक्टेड पोर्शन ऐसे दिखाएंगे तो इस पॉइंट पर आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपका स्लोप थीटा पूछा है, ठीक। तो नॉर्मल थीटा जो फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पे थीटा होगा वहीं यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो जो थीटा होता है आपका होता है WAQ/3EI, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपके यहाँ पे थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें डिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन होगा WA², क्या पूछा है, हाँ, the cantilever beam of L subjected to W concentrated load at distance from fixed end, the under deflection point load, तो यही आपका हो जाएगा WAQ/3EI, ठीक। अगर आप बात करें, इसमें ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिया क्या, WA²/2EI होता है ना, WA²/2EI पॉइंट लोड के बीच में, डिफ्लेक्शन जो होता है, अच्छा डिफ्लेक्शन ही पूछा है, हमने सोचा स्लोप, डिफ्लेक्शन पूछा है अगर, तो WAQ/3EI हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें, ये आपका डिफ्लेक्शन, सॉरी गलत हमने बनाया, ठीक। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछा है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ये आपकी बीम है, तो इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जो है आपका ABC, यहाँ पर जो YB है आपका क्या हो गया, WAQ/3EI। लेकिन अगर आप C पॉइंट पर YC याद करेंगे आप, तो YC क्या होता है,
एल की पावर क्यूब अपॉन 3EI प्लस एल माइनस ए WA स्क्वायर अपॉन 2EI, ये WA क्यूब होगा, ठीक है। WA क्यूब अपॉन 3EI प्लस एल माइनस ए WA स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है। तो ये आपका फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। हमें लगा स्लोप पूछा इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि स्लोप तो होता है WA स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम कवर फॉर एन आरसीसी कॉलम शुड बी। आरसीसी कॉलम का हमने बताया था आपको, अगर आपका जो है कॉलम का जो नॉर्मली लिया जाता है कॉलम के लिए जो कवर लिया जाता है वो 40 mm और डाया बार जो ग्रेटर हो, इसमें से जो ज्यादा हो। लेकिन अगर 200 mm से साइड जो आपकी है वो आपकी 200 mm के बराबर या इससे कम है और डाया बार 12 mm है, तो यहाँ पे कितना कवर लिया जाएगा? 25 mm, ठीक है। ये हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इफ द फ्लूइड इज आइडियल एज पर assumption ऑफ बर्नौली थ्योरम, इट मींस दैट, अगर बर्नौली थ्योरम की assumption हमने पिछले क्लास में भी बताई, क्या होता है assumption, क्या होती है उनकी? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आपका स्टेडी फ्लो होना चाहिए उसमें, इरोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपका आइडियल फ्लूइड होगा यानी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? विस्कोसिटी आपकी 0 होगी। तो 0, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका 4th ऑप्शन, विस्कोसिटी 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर 30 मीटर चेन, 30 मीटर चेन के लिए जो आपका होता है 1718 बटे डी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, ठीक है। अगर डिग्री, ठीक है, तो डिग्री ऑफ कर्वेचर पूछेगा तो बटे आर हो जाएगा। अगर वहीं आपका क्या, अगर 20 मीटर चेन दिया होता तो 1145 बटे आर हो जाता, ठीक। 30 मीटर चेन के लिए 1718 होता है, 1719 होता है, कई जगह लिखा रहता है, ठीक है। तो वो आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आप में आया हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की स्क्रैप वैल्यू होती है वो आपके कॉस्ट की 10% ली जाती है। कितना? 10%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। स्ट्रीट इनलेट्स फॉर ड्रेनिंग रेन वाटर आर लोकेटेड अलोंग द रोड साइड ऑन स्ट्रेट रोड्स आर एट एन इंटरवल ऑफ, जो आपके स्ट्रीट इनलेट्स होते हैं जो रेनफॉल को ड्रेन आउट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो आपको 30 से 60 मीटर की दूरी पर बनाने चाहिए, ठीक है। कितने? 30 से 60 मीटर के अंतराल पर आपका एक इनलेट बनाया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज, जो सॉइल मास का मूवमेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? स्लोप फेल्योर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप फेल्योर कहलाता है, ठीक। जो सॉइल मास होता है उसका जो मूवमेंट होता है क्या कहलाता है? स्लोप फेल्योर, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। बी आपका दिया है, वेस्ट पीरियड आपका दिया है 100 डेज, 100 डेज दिया है वेस्ट पीरियड। ड्यूटी आपकी दी है 1400 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक दिया है आपका ड्यूटी। डेल्टा आपको ज्ञात करना है, तो डेल्टा क्या होता है? 8.64 बी अपॉन डी, 8.64, वी का मान कितना है? 100 अपॉन डी का मान 1400, कट गया, कितना हो गया? भाग दीजिए, ठीक है। 61 पॉइंट कुछ समथिंग है ऑप्शन कोई, हाँ सेकंड ऑप्शन देखिए 61.71 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप यहां से आपका निकल के आएगा कितना? 0.61 मीटर। तो आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या 67.71 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया डेल्टा, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अब बात करते हैं व्हिच वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स, जो आपके लैब में टेस्टिंग की जाती है कंक्रीट क्यूब की, तो उस क्यूब के वाइब्रेटिंग के लिए कौन सा जो है वाइब्रेटर यूज किया जाता है? तो इसमें पहला वाइब्रेटर दिया सरफेस वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर जो आपकी स्लैब हो गई, रोड हो गई, उसके सरफेस को वाइब्रेट करने के लिए सरफेस वाइब्रेटर का यूज किया जाता है। मतलब थिन, आपकी अगर कोई थिन संरचना है उसको वाइब्रेट करने के लिए क्या किया जाएगा? सरफेस वाइब्रेटर। इंटरनल वाइब्रेटर क्या होता है कि कोई थिक संरचना, मोटी संरचना, उसमें एक निडल जो है अंदर जो है पेनिट्रेट कराई जाती है, वो निडल क्या होती है? वाइब्रेट करती है, उससे आपका क्या होता है? वाइब्रेटर जो है आपका क्या है? कंपैक्शन होता है, ठीक। अब प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर जो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए आपका प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर जो है
यूज किया जाता है। टेबल वाइब्रेटर आपका लैब वर्क के लिए यूज किया जाता है, जैसे क्यूब स्ट्रेंथ ज्ञात करनी हुई तो टेबल वाइब्रेटर का आप यूज करेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। A fluid which has shear stress is proportional to the rate of shear strain। डायरेक्टली आपको पूछा गया है, shear stress जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear of strain d थीटा अपॉन dt d थीटा अपॉन dy होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बारे में पूछा है, तो ये आपका क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ये आपका न्यूटन्स लॉ है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी वाई, मतलब ये न्यूटन का नियम है। और जो फ्लूइड न्यूटन का नियम फॉलो करते हैं उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, और जितने रियल फ्लूइड होते हैं वो सारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, ठीक है। पहला फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का कुछ इस तरह से बनता है आपका ग्राफ, ठीक। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो इनका नियम नहीं फॉलो करते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, जिनका विस्कोसिटी आपका 0 हो, म्यू 0 हो, उसे आप आइडियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। कौन सी ऐसी सॉइल है जो प्लास्टिक स्टेट में जा ही नहीं सकती। क्ले आपकी जाएगी, सिल्ट भी आपकी, उसमें थोड़ी सी प्लास्टिसिटी पाई जाती है, और जो आपके फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें प्लास्टिसिटी पाई जाती है, लेकिन जितने क्रोस ग्रेन सॉइल होते हैं उसमें प्लास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका होगा। लिखा है अवसादन प्रक्रिया में कणों के विमुक्त निषादन को क्या कहा जाता है, इसको आप डिस्क्रीट सेटलिंग कहते हैं। जो आपका सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें जो पार्टिकल आपके सेटल होते हैं तो उसको डिस्क्रीट सेटलिंग कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, इस टर्म को याद रखिएगा। स्वतंत्र रूप से जो पार्टिकल सेटल होते हैं ना तो उनको डिस्क्रीट सेटलिंग कहते हैं। A30 ग्रेड बिटुमिन है तो उसमें ए क्या है, आसाम में जो होता है A30 ग्रेड बिटुमिन का जो है बनाया जाता है, तो इसीलिए ए जो आपका स्टैंड फॉर आसाम होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ टू फेसेस वॉल के दोनों तरफ की जो है प्लास्टरिंग का क्वांटिटी याद करना है। और इसमें देखिए आपको क्वांटिटी ये नहीं याद करनी है कि कितना मसाला लगेगा, कितने सरफेस एरिया पर आपको प्लास्टरिंग करनी है, यही बताना है, ठीक है। तो प्लास्टरिंग की मोटाई से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमको 4 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ा हाइट से मतलब है। तो 4 मीटर लंबाई 3 मीटर दोनों सरफेस पे करना है, 2 से गुणा कर दिए 24 मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको मोटाई से मतलब ही नहीं क्योंकि इसमें क्वांटिटी आपको नहीं याद करनी है। अगली बात करना है, क्रॉस स्लोप गिवन टू द पेवमेंट फॉर सेफ ड्रेनेज ऑफ वाटर। आपका ये क्रॉस सेक्शन है रोड का, ठीक है। ये आपका जो है कैम्बर दिया जाता है, बीच का सरफेस उठा दिया जाता है, इधर आपका जो है ये आपका क्या है, ड्रेनेज के लिए। पानी जो है रिस करके सरफेस से होते हुए रोड के सब ग्रेड में ना जाए, पानी जो है आपका बहते हुए बाहर चला जाए, इसके लिए आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं, कैंट क्या होता है। कैंट आप जानते क्या होता है, सुपर एलिवेशन को ही हम कैंट कहते हैं, ठीक। और कर्व क्या होता है, जो रोड के किनारे पर थोड़ा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक जो है कुछ पोस्ट जो है लगा दिए जाते हैं छोटे छोटे, तो कर्व कहलाते हैं। शोल्डर क्या होते हैं कि शोल्डर जो रोड के सरफेस से 2.5 मीटर चौड़ा एक जो है कच्चा या ईंट का चिनाई का बना दिया जाता है। उससे क्या होता है कि अगर सिंगल लेन रोड है तो एक तरफ से आने वाली गाड़ी दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी को एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए एक पहिया अपना शोल्डर पे उतार ले, या फिर पैदल चलने के लिए भी बनाया जाता है। तो IRC के अनुसार 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हो रहा है आपका शोल्डर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, द कैल्साइन प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज। जो आपका सीमेंट प्रोडक्शन होता है उसमें जो कैल्साइन प्रोडक्ट मतलब निस्तापन मतलब जलाने के बाद जो आप कितना 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप क्या करते हैं, पकाते हैं। उसको पकाने के बाद जो आपके छोटे छोटे गोले गोले मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लिंकर। ये सब जो आपको प्राप्त होते हैं इनको क्लिंकर कहते हैं। ये लाइन सीधा लिखी हुई आपके बिल्डिंग मटेरियल की बुक में मिल जाएगी। कैल्साइन प्रोडक्ट आप क्या सीमेंट क्या कहलाता है, क्लिंकर कहलाता है। अगली बात करते हैं, ऑफसेट्स आर टू टाइप। ऑफसेट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जो है लंब खसका, एक होता है तिरछा खसका, यानी आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट और ऑब्लिक ऑफसेट। तो कौन सा सेकंड ऑप्शन आप देखिए सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हो गई ना होनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एल्यूमिना। गुड ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का कितना परसेंटेज होता है, 20 से 30%। बाकी आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप या टेलीग्राम में आप अपना जो है भेजेंगे आंसर कि जो गुड ब्रिक अर्थ होती है उसमें कितने जो है मटेरियल कितनी मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। और जो अर्थ है अगर उसमें कोई मान लीजिए कंटेंट आपका
कम है तो उस कंटेंट को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी कोई ब्रिक अर्थ है और उस अर्थ में कोई भी कंपोनेंट आपका कम है तो उस कंपोनेंट को उस अर्थ में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या आप बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्चार्ज थ्रू द मेन। आपकी एक पाइपलाइन है, कोई आपकी एक पाइपलाइन है, आपने क्या किया कि इसके पैरेलल एक पाइपलाइन और आपने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां से आपका Q डिस्चार्ज आ रहा था, यहाँ Q1 जाने लगा Q2, तो इसको लगाने से जो आपका Q है आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज पैरेलल अरेंजमेंट से डिस्चार्ज आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इंक्रीज हो जाएगा डिस्चार्ज, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है कि फॉर बिग वर्क ऑफ प्रोजेक्ट द परसेंटेज एस्टिमेट कॉस्ट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट फॉर द परचेज ऑफ टूल एंड प्लांट्स, T&P आपने सुना होगा, टूल एंड प्लांट्स के लिए T&P, तो ये होता है आपका 1 से 1.5%, 1 से 1.5%। ये आप जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका इफेक्टिव स्पान कितना होगा? तो आइए बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। इफेक्टिव स्पान कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में? आपकी बीम है, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, ठीक है। ये दोनों इसके जो हो गए पैर्स जिस पर ये बीम रखी हुई है, इसकी B1 है, इसकी चौड़ाई B2 है, ये आपका क्लियर स्पान LC है, ठीक है। तो इसका जो होगा इफेक्टिव स्पान LC प्लस B1/2 प्लस B2/2, मतलब यहां से यहां के इनके दोनों के सेंटर के बीच की दूरी होती है आपका L इफेक्टिव कहलाती है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, तो यह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो आपका 0.7 दिया है आपका किसके कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है, ठीक। द प्रोसेस बाय व्हिच टिम्बर इज कट एंड सोन, जो आपकी टिम्बर होती है उसको आप काट के जो है प्लाई बनाते हैं, प्लैंक्स बनाते हैं, पटरे बनाते हैं आप, तो उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना। तो कौन सा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है द मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ फ्लेम फॉर शीयर्ड और हैंड फ्लेम कट। देखिए, एक हैंड फ्लेम कट होता है, एक मशीन फ्लेम कट होता है, दोनों के लिए अलग होता है। अभी आपने जो है अभी तक पढ़ा है 1.5D आप पढ़ते चले आए हैं, लेकिन अगर हैंड फ्लेम कट होगा, हैंड फ्लेम कट होगा तो ये होता है 1.7D। अगर यही मशीन की बात कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.5D। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पिछली बार एसएससी में पूछा था कि 1.7D क्या होता है, तो हैंड फ्लेम कट की बात करेगा तब, ठीक है। जब मशीन की बात करेगा तो 1.5D होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, शारदा टाइप फॉल का यूज किस लिए किया जाता है? जो आप शारदा टाइप फॉल, अभी हम इरिगेशन आपको पढ़ा रहे हैं ना, इस जो कैनाल हेडवर्क के बाद इसी का बात है, इसी का जो है यही चैप्टर पढ़ाएंगे फॉल्स के बारे में। तो अभी आप यहाँ जान लीजिए कि जो शारदा टाइप फॉल होती है वो आपकी किस लिए? मिनिमाइज द डेप्थ ऑफ कटिंग, मिनिमाइज द डेप्थ ऑफ कटिंग। जो कैनाल की कटिंग है, कटिंग की जो डेप्थ है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपका फॉल की जो है शारदा टाइप फॉल बनाया जाता है। देखिए, हम आपको इरिगेशन पढ़ाना शुरू क्यों किए? हम आपको सोम पढ़ाना शुरू कर सकते थे, ठीक है, आपको आरसीसी, स्टील, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू कर सकते थे जो काफी पॉपुलर हैं और लड़के काफी उसको देखते हैं। लेकिन क्या हमने इरिगेशन क्यों पढ़ा? क्योंकि आप पिछली बार का एसएससी जेईई का पेपर उठा के देख लीजिए, हर सेट में 10 से क्वेश्चन जो है 8-10 क्वेश्चन हर सेट में पूछे गए हैं इरिगेशन से, ठीक। तो ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट बन गया है, तो इसलिए जो है इरिगेशन आप जरूर हमारा लेक्चर देखिए, उसको आप पढ़ लेंगे तो उसमें से आपको इरिगेशन से कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, ठीक। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सेशन कैसा लगा आपको बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, न्यूमेरिकल हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप हमारे टेलीग्राम पर जो है सेंड करिए, उस क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपका एसएससी का प्री काफी अच्छा होगा, उसके बाद मेंस की क्लास चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक। धन्यवाद।